स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो राउल्ट्स लॉ पिछले वीडियो में बता चुका हूं और फिर इसके बाद बताना है। तो इसके बाद क्या पढ़ना है, उससे पहले एक गीता का प्रस्तुत सुनिएगा। वह गीता का श्लोक अध्याय 12 का श्लोक नंबर 12 है। यह कहता है, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्टते ध्यानात् कर्मफल त्यागच्छान्ति अंतरम। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग को डिस्प्ले पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो लेकिन इसका अंतर हमसे इसका अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ कहता है श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, मतलब कि आप निश्चित ही ज्ञान जो है अभ्यास से बेहतरीन है। अगर आप, हम बता दें कि अगर आप बिना कोई कारण से अभ्यास करते जाए, ठीक ना, तो वह कोई फायदा नहीं है, उससे कोई ज्ञान नहीं होने वाला है। इसका मतलब आज के युग में हम लोग समझे तो बिना लक्ष्य का आप अभ्यास करते रहे हैं, कोई भी चीज अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उसके कोई आप उसके लक्ष्य नहीं रखे, क्यों अभ्यास कर रहे हैं, तो वह अभ्यास फालतू है, वो कोई उपयोग के लायक नहीं है। उससे अच्छा है, ठीक ना, उससे अच्छा क्या है, ध्यान है। आप किसी चीज का ध्यान दीजिए, किसी चीज के, उससे अच्छा गीता के अनुसार कहता है कि उससे अच्छा तो है का भगवान का ज्ञान कर लीजिए, भगवान का ध्यान कर लीजिए। लेकिन ध्यान से भी क्या अच्छा है, तो वह नीचे वाले लाइन में क्या कहता है, नीचे वाले में कहता है ध्यानात् कर्म फल त्यागच्छान्ति अंतरम। इसका मतलब क्या है कि ध्यान से अच्छा है कर्मों के फल का त्याग। आप कर्म का फल का त्याग कर दीजिए, उससे अंतरम मतलब कि तुरंत ही, क्षण भर में ही आपको शांति मिलता है, शांति। तो हम बता दें कि ध्यान से अच्छा कर्मों का फल त्याग है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि पहले ध्यान दीजिए। इसीलिए मैं आज जो भी पढ़ाऊंगा आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और आप ध्यान से लिखिएगा नोटबुक में। उसके बाद से हमें मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा ताकि हम देखें कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ना क्या है, तो आज पढ़ना है राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो राउल्ट्स लॉ के पहले वाले क्लास में कुछ बता दिए हैं, आज देखेंगे कि राउल्ट्स लॉ किसके बारे में। तो दो अवाष्पशील, ऐसे लिखिए द्रव तथा अवाष्पशील, इसको किताब में लिखता है अउरणशील, मतलब जो भी पढ़िए, जैसे कि जो वाष्प में नहीं जा सकता है उसको बोलते हैं अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ, ऐसे लिखिए, ठीक ना। तो द्रव तथा अवाष्पशील पदार्थ के लिए यहां पे दिखाई दे रहा होगा अवाष्पशील पदार्थ के लिए राउल्ट नियम। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक द्रव है, एक अवाष्पशील पदार्थ है, अर्थात कुल मिलाकर कहा जाए तो दो पदार्थ लिए हैं, ठीक ना, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे दो पदार्थ, तो मान के चलिए कि आप एक पदार्थ, एक द्रव लिए, उसको मान के चलिए ए लिए हुए हैं, और एक अवाष्पशील पदार्थ ले लीजिए, अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ, ठीक ना। तो उसको बी ले लीजिए, दो पदार्थ ले लिए, एक द्रव ले लिए ए और क्या लिए, एक बी ले लिए। अब क्या एक विलयन बनाते हैं, तो हाँ यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ, यहाँ पे एक कंटेनर लिए और इस कंटेनर में ए और क्या बी डालकर एक बाइनरी विलयन बनाए। बाइनरी मतलब कि द्विअंगी विलयन। एक द्रव है तो एक क्या है, वैसा पदार्थ है जो वाष्प में न जाए। तो यहाँ पे क्या, इसको बंद कर दिया गया। अब क्या, यहाँ पे इसको मान सकते हैं पानी, मान सकते हैं आप पानी मान सकते हैं। इसको क्या आप लोग घर में देखे होंगे, क्या चीनी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, मतलब कि वह पदार्थ जो वाष्प में नहीं जाता है क्या क्या हो सकता है, चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है, और क्या हो सकता है, यूरिया हो सकता है, और क्या हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक ना। तो इतना काफी है आप लोगों को समझने के लिए, आप इतना काफी है, यूरिया हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे दो पदार्थ ले लिए, इस कंटेनर को बंद कर दिए और नीचे से क्या कीजिए, उष्मा देना स्टार्ट कर दीजिए, उष्मा देना स्टार्ट कर दीजिए। उष्मा दे रहे हैं, उष्मा दे रहे, ठीक ना, मतलब ताप दे रहे, इसको क्या स्टोव पे चढ़ा दिए तो ताप दे रहे। तो ध्यान से देखिए क्या कि चीनी क्या होगा, यह वाष्प में नहीं जाता है, सिर्फ पानी जो होता है यहाँ पे क्या मानिए H2O मानिए, H2O ही कहाँ जाएगा, पानी जो होगा सिर्फ
यह वाष्प में जाएगा, यह जो होगा यह वाष्प में नहीं जाता है। कौन? बी वाष्प में नहीं जाता है। तो कहा जाएगा कि आप बताइए कि यहां पर राउट लॉ लगाइएगा तो क्या होगा, यहां पे पी ए मतलब कि अव्यय ए के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब समानुपाती होता है इसके मोल अंश का, ठीक ना। तो देखिए तो क्या मिलेगा, यहां पे लिख सकते हैं क्या, पी ए इक्वल टू, इसको हटाते हैं तो आता है क्या, P0A मतलब कि शुद्ध अवस्था में अव्यय ए का वाष्प दाब गुना में क्या होगा, XA होगा, ठीक ना। तो यह राउल्ट के अनुसार जानते हैं। अगर B के लिए देखा जाए तो यहाँ पे PB बराबर, PB समानुपाती होता है XB का, उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, तो इसके इक्वल टू क्या किया जाए, XB बराबर में क्या हो जाएगा, P0B इंटू में XB होगा। तो यह आप लोग पिछले क्लास में यह बता दिए, समझा दिए, ठीक ना। तो अब देखिए हम बोलेंगे कि इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या लिखेगा, टोटल इस बिलियन में सॉल्यूशन के द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा, तो लिख सकते हैं क्या कि PS बराबर क्या होगा, PS बराबर PA प्लस में PB, PA प्लस में PB। लेकिन ध्यान रखिए यहां पे लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि चूंकि यहां पे लिखिएगा क्या, चूंकि यहां A क्या है, A जो है सॉरी B क्या है, अवाष्पशील पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ है, ठीक ना। B क्या है, अवाष्पशील पदार्थ है, इसलिए यहां पे PB के वैल्यू क्या होगा, PB के वैल्यू क्या होगा, इसलिए यहां पे PB बराबर 0। इसका मतलब क्या, यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर ऑफ B क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो 0 होगा। तो क्या हम इसको आगे लिखते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, PS बराबर में PA, क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 हो गया, तो कंटेनर पे क्या लगाएगा, कहाँ, कंटेनर पे कुछ नहीं लगाया, कुछ फोर्स नहीं लगाया, कुछ वेपर प्रेस इसके ऊपर नहीं लगाएगा, तो यानी कि PB के वैल्यू क्या हुआ, 0 हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, PS बराबर में PA। तो आप देखिए यहां से अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो इसके आगे, हाँ इसके आगे नीचे दिखाई दे रहा है, तो इसके आगे लिख सकते हैं क्या, PS इक्वल टू PS इक्वल टू PA की जगह क्या लिख लिया जाए, बोलिए तो, P0A इंटू में XA लिख दे क्या, P0A इंटू में XA, ठीक ना। अब क्या होगा, इसको कहां से लिया गया, तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख दीजिए, ठीक ना। अब इसके आगे देखते हैं, तो जल्दी से इसको क्या नोट कीजिए, उसके बाद हम लिख रहे हैं, तो इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब इसके आगे देखिए क्या होगा, इसके आगे हम यहां से उठाते हैं, तो इसके आगे यहां देखिएगा कि क्या है, PS बराबर, हाँ दिखाई दे रहा, PS बराबर में P0A इंटू में XA। देखिए तो इसको ऐसे कर देते हैं, P0 यहां ना, P0A इधर है तो हम इसको नीचे लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, P0A इक्वल टू क्या होगा, XA हो जाएगा। तो देखिए इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे हम करते हैं क्या, इसको मिटा देते हैं, यहां पे लिख दीजिएगा दोनों तरफ एक में से घटाने पर, ऐसे लिख दो, दोनों तरफ एक में से घटाने पर। यह क्यों घटाया जा रहा है, तो हम बता दें कि यह राउल्ट के द्वारा जो फॉर्मूला लाया गया है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। यह इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2016 में यह प्रश्न पूछ चुका हुआ है, ठीक ना। यह विधि द्वारा राउल्ट लॉ का क्या प्रूफ करना था, तो वही हम कर रहे हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे दोनों तरफ क्या लिखा गया, एक में से हटाने पड़ता है, यहाँ पे एक लिखे माइनस में PS बटा में P0A हो जाएगा, ठीक ना, बराबर में एक माइनस मतलब 1 माइनस XA हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, P0A, यहाँ पे P0A माइनस में PS इक्वल टू, आप जानते हैं क्या कि 1 माइनस XA हो सकता है क्या, XB। हम बता दें कि यह कहां से बताया गया, तो आप लोग जानते हैं क्या, पूरे बिलियन का मोल अंश जो होता है क्या होता है, 1 के बराबर होता है, अर्थात XA प्लस में XB बराबर में 1 होता है,
पिछले क्लास में बता दिए हैं। तो क्या यहाँ पे क्या आया है 1 माइनस एक्स, यानी कि एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे यहाँ पे हाँ बोर्ड दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, तो खुद बता दीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम P0A बटा में A नीचे लिखना है, P जो है P के नीचे यहाँ पे लिखना है P0A माइनस में PS बटा P0A इक्वल टू, अच्छा एक्स भी मतलब क्या होता है, एक्स भी मतलब कि मोल अंश है। तो मोल अंश कैसे निकालते हैं, तो जिस पदार्थ का मोल अंश निकालना रहता है उस पदार्थ का मोल ऊपर लिखते हैं, अर्थात हम एक्स ऐसे लिख सकते हैं कि पदार्थ अव्यय बी का मोल बटा अव्यय बी का मोल प्लस में अव्यय ए का मोल। बिलियन का निकालते हैं ना मोल अंश, तो क्या होता है जिस पदार्थ का मोल अंश निकालना रहता है उसका मोल ऊपर और नीचे क्या होगा, दोनों अव्यय का मोल को जोड़ दीजिएगा तो बिलियन का मोल आ जाएगा। तो टोटल क्या आएगा, उस पदार्थ का मोल अंश आ जाएगा। मतलब एक्स बी बराबर इतना बिल्कुल हम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यह एक फॉर्मूला आता है, इसके आगे भी हम लिखेंगे, तब तक इतना नोट कर सकते हैं। अब इसके आगे क्या हो सकता है, तो खुद देखिए यहाँ पे इसको भी उठाओ, यहां तक नोट हो गया होगा। चलिए ठीक, यहां तक हो गया होगा। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या लिखना होगा, इसके बाद देखिए जो भी राउल्ट्स लॉ होता है वह तनु विलयन के लिए लागू होता है। हम लिख सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ जो होता है, राउल्ट नियम तनु विलयन के लिए अप्लाई होता है, मतलब लागू होता है, लागू होता है, ठीक ना। तो यह क्या बोला कि राउल्ट नियम जो होता है तनु विलयन के लिए लागू होता है। तो आप बताइए यहाँ पे तनु विलयन में क्या होता है कि विलय को क्या किया जाता है, अनदेखा कर सकते हैं। विलय की जो क्या करते हैं उस विलय में विलय को अनदेखा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे NB है ना, यहाँ पे Na होना चाहिए, Na होना चाहिए, Na, हाँ अब सही है। तो यहाँ पे अव्यय B का मोल तो यही ना, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं Na का वैल्यू जो है, Na का वैल्यू जो है वह बहुत क्या ज़्यादा होता है कंपेयर देन NB के सापेक्ष में। क्यों, क्योंकि तन्नु है इसलिए। क्यों, तन्नु में क्या होता है विलायक की मात्रा ज़्यादा, विलय की मात्रा कम, ठीक ना। विलायक की मोल की संख्या ज़्यादा, विलय की मोल की संख्या कम, इसलिए इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे ही इसको इग्नोर कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, तो यही ना बनेगा P0A माइनस में PS बटा में P0A इक्वल टू NB बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे NB को हटा दो यहाँ से, क्योंकि इग्नोर कर दिया, हम छोड़ दिया, हटा दिए, बटा में क्या आएगा Na आ जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, P0A माइनस में PS बटा में P0A इक्वल टू, यह क्या है अव्यय B का क्या है मोल है ना। तो मोल कैसे निकलते हैं, दिया गया भार बटा में आणविक भार, ठीक ना। तो दिया गया भार मतलब कि W लिखिए बटा में आणविक भार मोलिकुलर वेट मतलब M, तो W यहाँ पे लिख सकते हैं क्या WB लिख दीजिए, या ऐसे कर दो। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर कि अगर इसको मान लेते हैं कि B बराबर में ऐसे कर दूँ, अगर A बराबर में 1 लिख देते हैं और B बराबर में 2 कर देते हैं, आसानी के अपना सुविधा के अनुसार ऐसे कर रहे हैं, ठीक ना। A बराबर 1 मान लेते हैं, B बराबर में 2 मान लेते हैं, तो B की जगह क्या है यहाँ B है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं W2 बटा में M2। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अब नीचे आइए, दिया गया भार बटा में अनुभार, तो दिया गया भार मतलब कि वेट W क्या होगा दिया गया भार, तो यहाँ पे लिखे A है ना, तो 1 बटा में मोलिकुलर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से और भी एक स्टेप आगे जाएगा, बस कहानी इसका खत्म है। तो P0A बटा में PS बटा में P0A बराबर में W बटा में M2 गुणने में, अब कहाँ आ जाएगा, यह वाला ऊपर जाएगा ना, तो M1 बटा में W1। तो यह एक फॉर्मूला आता है।
जो द्रव्यमान के रूप में राउल्स लॉ होता है, ठीक ना, यही प्रूफ करना था, द्रव्यमान के रूप में राउल्स लॉ प्रूफ कीजिए। तो इससे प्रश्न कराया जाएगा, लेकिन ये पूरे सोल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाने के बाद इस पे प्रश्न कराया जाएगा, ठीक ना। तो उस समय भी और यह ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो बता दें कि यहाँ तक आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, अगर ये नहीं आया होगा तो क्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि मैं अगले आने वाले वीडियो में उसमें कोशिश करूँगा फिर से समझा दे और उसके आगे भी बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आए। तो यहाँ तक क्या था, राउल्स का नियम था। अब इसके बाद देखेंगे राउल्स के नियम का ग्राफ क्या है, ग्राफ क्या आता है, राउल्स के जो दिया गया था ग्राफ, इस नियम के आधार पर ग्राफ क्या आता है। तो वह ग्राफ को थोड़ा देखिएगा, ग्राफ हम यहाँ पे बताएंगे, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिए होंगे। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ पढ़ने के पहले यहाँ आप लिख सकते हैं कि यह क्या क्या चीज है। यहाँ पे पूछ सकता है, ऐसे लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लिख रहे हैं, इसके बाद यह फॉर्मूला आने के बाद इसके नीचे नहीं, हम यहाँ लिख रहे हैं, लिखिएगा जहाँ, जहाँ करके लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक ना, और बड़ा लिखना है। जहाँ, जहाँ मतलब क्या, यहाँ पे P0A क्या है, W क्या है, तो उसको लिख सकते हैं क्या हम कि P0A क्या है। तो लिख सकते हैं क्या, शुद्ध अवस्था में अव्यय A का वाष्प दाब, अव्यय A का वाष्प दाब। इस तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है PS है ना, तो लिख सकते हैं PS क्या होगा, विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब। अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे अच्छा ठीक है, ये तो समझ गए, लेकिन पूछा जाएगा क्या, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको मतलब कि कहा जाएगा क्या, बताइए P0A माइनस में PS क्या है, PS क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, यह यहाँ पे क्या है, शुद्ध अवस्था A का अव्यय A का प्रेशर है, ये पूरे बिलियन का प्रेशर है, ठीक ना। तो इसको एक प्रकार के प्रेशर में कमी आता है, खुद से दिमाग लगाइएगा, यह बिलियन का दाब है, यह एक अव्यय का दाब है, तो यहाँ पे क्या है, अंतर है, तो कमी आता है। हम क्या बोले कि एक बिलियन लीजिए, अब इसमें पानी ले लीजिए और एक सिंपली पानी लीजिए, और एक क्या, पानी प्लस में क्या ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, पानी प्लस में चीनी। तो देखिए क्या कि इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा कंपेयर देन इसके वाष्प दाब से, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या, यही आपका P0A है, यह बिलियन बन गया ना, तो यह PS है, इसका वाष्प दाब ज्यादा, इसका वाष्प दाब कम, तो एक प्रकार की कमी आता है, वाष्प दाब में कमी आता है। तो इसको अगर पूछा जाएगा कि यह, इसको क्या पढ़िएगा, तो लिख सकते हैं का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक नहीं अवनमन सिर्फ लिखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन मतलब कि गिरावट, कमी, वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन मतलब कमी। अच्छा यहाँ तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद अगर हाँ पूछा जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोलते हैं, इसको मतलब P0A माइनस PS बटा P0A को क्या बोलिएगा, तो कुछ नहीं, इसको भी वही बोलिएगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर कीजिएगा, इसको भी लिखिएगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। यहाँ पे क्या अवनमन तो है, लेकिन किसके, इसके सापेक्ष में ना है, किसी के सापेक्ष में देख रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, अपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसको पूरे बात को लिख सकते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अवनमन मतलब कि वाष्प दाब में कमी तो आ रहा है, लेकिन किसके सापेक्ष में, तो P0A के सापेक्ष में। तो यही कह रहे हैं कि अपेक्षिक अवनमन कमी। अब यहाँ पे क्या है, W1 क्या है, तो अव्यय A का दिया गया भार, ठीक ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा। इतना तो ठीक है, इतना तो लिख लिए होंगे, ठीक ना। अब क्या, यहाँ पे लिख लीजिए क्या, W1 क्या है, W1 इसे दिखाई दे रहा है, W1 क्या है, तो अव्यय A का, चाहे अव्यय 1 का जो भी पहला है, अव्यय A का वाष्प दाब, अव्यय A का दिया गया भार, दिया गया भार। इसी तरह यहाँ पे एक
एक मिनट, यहाँ पे W2 होगा ना, यहाँ पे W2 होगा, यहाँ पे W2 क्या हो जाएगा, अव्यय यहाँ पे इसके पिछले वाला फॉर्मूला देखिएगा तो B एक जगह होगा ना, तो वही B आया है। तो यहाँ पे क्या होगा, W2 का होगा अव्यय B का दिया गया भार है, ठीक ना। इसी तरह क्या होगा, M1 क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं M1, हाँ दिखाई दे रहा, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, M1 क्या है, M1 क्या लिख सकते हैं, तो M1 लिख सकते हैं अव्यय A का आणविक भार, यहाँ पे लिख सकते हैं अव्यय A का आणविक भार, ठीक ना। जैसे कि पूछा जाएगा कि H2O का आणविक भार क्या होता है, तो आप जानते हैं कि 18 होता है, 16 ऑक्सीजन का होता है, 2 इन दोनों हाइड्रोजन का होता है, जोड़ने पे क्या आता है, 18 होता है, तो यही आणविक भार होता है। ये सब बेसिक का क्लास है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पे M2 क्या है, यहाँ पे M2 क्या होगा, तो अव्यय B का आणविक दाब, यहाँ पे अव्यय B का आणविक दाब। अब देखेंगे इसका ग्राफ के बारे में, ठीक ना, इसका ग्राफ क्या कहता है, तो ग्राफ क्या कहता है उसको देखते हैं। इसके बाद जो हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ की क्लास नेक्स्ट वीडियो में होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ग्राफ पे अच्छे से समझना होगा, इसलिए आप लोग और रेडी होकर के आइएगा पढ़ने के लिए, और एक नया जुनून के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।